तो रॉन्ग हो जाएगा। बैक्टीरिया प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर, लगभग हर जगह होते हैं। एक वर्ड लिखा उसने ऑलमोस्ट। आग में बैक्टीरिया नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। समझ में आया? जो थर्मो आप कहेंगे जो हॉट स्प्रिंग में बैक्टीरिया होते हैं वो हॉट स्प्रिंग में है, ठीक है, फायर में नहीं है। वो टेम्परेचर बहुत हाई होता है हालांकि। तो बैक्टीरिया लगभग हर जगह है धरती पर, ठीक है, सब जगह है। तो यहां लिखेंगे प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अगर कहा जाए कौन सा जीव ऐसा है जो लगभग वो सबसे ज्यादा जगहों पर देखने को मिलता है, तो बैक्टीरिया है। इनसे ज्यादा व्यापक कुछ नहीं है, ये सबसे ज्यादा व्यापक यही होते हैं, ठीक। यहाँ इस चीज को ध्यान रखना, ऑलमोस्ट जो लिखा हुआ है एवरीवेयर। और जो चीज हर जगह होती है उसको बोलते हैं यूबिक्यूटियस। एक टर्म यूज किया जाता है उसके लिए, यूबिक्यूटियस, मतलब सर्वव्यापी। सर्वव्यापी, समझ में आ रहा है? बाकी आगे बुक में लिखा हुआ है कि एक हैंड फुल, एक मुट्ठी भर मिट्टी ले लीजिए, उसमें आपको 100 बैक्टीरिया, लेकिन 100 नहीं, 1000 से कम नहीं मिलेंगे। उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। बैक्टीरिया जीवों के अंदर भी हो सकते हैं और जीवों के शरीर के ऊपर भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर जीव के अंदर हैं तो बताइए वो पैरासाइट होंगे कि सेप्रोफाइट होंगे? तब वो पैरासाइट होंगे, ध्यान रखिएगा, सेप्रोफाइट नहीं। सेप्रोफाइट है तो वो डेड बॉडी के ऊपर रहेगा, कभी अंदर नहीं रहेगा, ठीक है। तो जीव के अंदर अगर बैक्टीरिया है तो वो पैरासाइट होगा। बैक्टीरिया पैरासाइट के साथ साथ सिम्बायोटिक भी हो सकता है, सहजीवी। कोई बैक्टीरिया किसी जीव के अंदर है, या तो पैरासाइट होगा या तो वो सिम्बायोटिक भी हो सकता है। समझ में आया? जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया है, कहाँ रहता है? दाल वाले पौधों की जड़ों में रहता है। समझ में आया? तो इस चीज को लिखिएगा, इनसाइड, यहां लिख रहा हूं मैं, मे प्रेजेंट इनसाइड बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो सकते हैं, ठीक है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन किस रूप में हो सकते हैं? या तो वो पैरासाइट के रूप में हो सकते हैं, और बुक ने नहीं लिखा है सिम्बायोन्ट्स के रूप में हो सकते हैं, ये नहीं लिखा उसने, ठीक, सिम्बायोन्ट्स हो सकता है। ये तो आपका फर्स्ट पैराग्राफ का हो गया। ये बैक्टीरिया की हैबिटेट होगी, वास स्थान। इसके बाद बैक्टीरिया में और क्या पढ़ना, उनका शेप और साइज, ठीक है, शेप एंड साइज क्या है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का साइज माइक्रोमीटर में होता है। कितना हो सकता है बताएंगे? 1 से 10 तक, 1 से 10 माइक्रोमीटर। जो प्रोकैरियोटिक सेल का साइज होता है ना, कितना होता है? 1 से 10 माइक्रोमीटर। सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन सा होता है? पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा, 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक। बैक्टीरिया का जो साइज तो जानते हैं, यहाँ शेप समझाया गया केवल आपको। तो शेप में बैक्टीरिया की आपके स्फेरिकल हो सकते हैं, गोल आकृति के। कैसे हो सकते हैं? राउंडेड, गोल हो सकते हैं बैक्टीरिया। और बेसिल, रॉड शेप हो सकते हैं, रॉड शेप्ड, जिसको दंडाकार बोलते हैं। इस तरीके से रॉड आकार का बैक्टीरिया हो सकता है, रॉड, सिलेंड्रिकल। और कैसे हो सकते हैं? कॉमा शेप्ड, कॉमा शेप्ड के हो सकते हैं। और स्पाइरल, स्पाइरल जो होती है ना, स्पाइरल बाइंडिंग देखिए ना उसमें, वो स्पाइरल शेप, ठीक है, रिबन की तरीके से, तो स्पाइरल शेप्ड। अगर स्फेरिकल है तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? कोकस, ठीक है। कोकस दरअसल में बैक्टीरिया का कोकस में नाम होता है, स्ट्रेप्टोकोकस, डिप्लोकोकस, ये सब उसके नाम है। तो इनको और क्या कह सकते हैं? इनको कोकाई या कोकस कह सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये कोकस है। कोकस सिंगुलर है कि प्लूरल? ये सिंगुलर है, कोकाई प्लूरल होता है, ठीक है। रॉड शेप बैक्टीरिया कौन सा है? बेसिलस, बेसिलस, ठीक। कॉमा शेप में विब्रियो,
जिससे कॉलरा होता है, विब्रियो कॉलराई, उससे होता है कॉलरा। तो ये कॉमा शेप का बैक्टीरिया, कॉमा समझते हैं, इस आकार, ये कॉमा लगा दिया इस आकार का। और स्पाइरल शेप में स्पाइरुलम, स्पाइरुलम, ठीक। इसमें बताइए आप, अच्छा ये बताइए सबसे ज्यादा मिलने वाले बैक्टीरिया कौन से हो सकते हैं जो धरती पे सबसे ज्यादा मिलते हैं? बेसिलस, मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया होता है बेसिलस। तो लिख लीजिएगा, बेसिलस रॉड शेप है, ये मोस्ट अबंडेंट है, मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा मिलने वाले बैक्टीरिया ये होते हैं, मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया। अबंडेंट का मतलब है कॉमन, इसको कॉमन भी बोल सकते हैं। बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं कि नॉन मोटाइल? दोनों हो सकते हैं, मे बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। लेकिन जो आपका ये कौन सा है, कोकस, ये हमेशा नॉन मोटाइल होता है, ये कभी मोटाइल नहीं। यहाँ लिखिएगा बैक्टीरिया जो हैं वो क्या हो सकते हैं, मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल, कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर मोटाइल है तो उसके ऊपर फ्लैजिला होगा, क्या होगा, फ्लैजिला, ठीक है। फ्लैजिला की मदद से मूवमेंट होता है, ये इसके ऊपर फ्लैजिला होगा, सीलिया नहीं होगा, सीलिया की मदद से कभी बैक्टीरिया मूव नहीं करता है, ठीक। बैक्टीरिया में स्पोर बनते हैं, कौन से बैक्टीरिया स्पोर बनाते हैं? केवल और केवल बेसिलस। स्पोर जानते हैं? नहीं सुने स्पोर? फंजाई पढ़े हैं ना, फंजाई में सेक्स रिप्रोडक्शन जो होगा, रिप्रोडक्शन वो किससे होता है, स्पोर से होता है ना, स्पोर विपरीत परिस्थितियों में बनता है स्पोर, अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए। तो बैक्टीरिया भी स्पोर बनाता है, लेकिन बैक्टीरिया स्पोर शरीर के अंदर बनाता है, फंजाई स्पोर शरीर के बाहर स्पोरेंजियम में बनाते हैं, ठीक है, समझ में आया। यहां पर लिखें, उन स्पोर को हम लोग एंडोस्पोर बोलते हैं, ये एंडोस्पोर हैं, शरीर के अंदर बनते हैं। जैसे अगर ये बेसिलस बैक्टीरिया आप देख रहे हैं, तो अगर इसको स्पोर बनाना होगा तो अपने अंदर ये स्पोर बनाएगा, इसको बोलेंगे एंडोस्पोर, एंडोस्पोर्स बोलेंगे, ये एंडोस्पोर बना दिया इसने, ठीक। ये एंडोस्पोर इसके शरीर से बाहर निकलेगा और फिर ये नया बैक्टीरिया रेडी कर देगा। तो इसको बताने का मकसद ये था कि पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि स्पोर कौन बैक्टीरिया बनाता है, तो केवल बेसिलस, और सभी बेसिलस नहीं बनाते हैं, कुछ बेसिलस बनाते हैं, ठीक है। तो लाइन लिख लीजिएगा, स्पोर्स, कौन सा स्पोर बनता है, एंडोस्पोर, प्रोड्यूस्ड ओनली बाय सम बेसिलस स्पीसीज, बेसिलस की कुछ स्पीसीज में, बेसिलस तो जीनस हो गया, बेसिलस के आगे स्पीसीज लगेगा ना, जब बहुत सारे वैरायटी होंगे इसमें, ठीक, वो जीनस है। स्पोर किस लिए बनता है, अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए, अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है। और जो चीज अनफेवरेबल कंडीशन से अपने आप को बचाती है उसके लिए टर्म यूज किया जाता है पैरिनेशन, पता है, पैरिनेशन नहीं जानते हैं? प्लांट जो हैं बीज क्यों बनाते हैं, सीड क्यों बनाते हैं, कारण ये है अगली जनरेशन लानी है उनको, ठीक। दूसरा कारण है परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं तो वही सीड जो है बचे रहते हैं, उनको हम स्टोर करके आगे उनकी जनरेशन ला सकते हैं, ठीक है। तो जो पौधे में या किसी भी जीव में वो स्ट्रक्चर, ऐसी संरचना जो विपरीत परिस्थितियों से बचाती है और अगली जनरेशन को लाने में मदद करती है, उसको उसके लिए टर्म यूज किया जाता है पैरिनेशन। जैसे फंजाई में जो स्पोर बनता है वो पैरिनेशन के लिए बनता है, समझ में आया? हाँ, तो किसके लिए, फॉर पैरिनेशन। यहाँ स्पोर जो बन रहा है एक तो इससे बचने के लिए और दूसरा किसके लिए, फॉर पैरिनेशन। हिंदी में इसका मीनिंग देख लीजिएगा क्या है, ठीक। ये तो हो गया इनकी शेप में, ठीक है। इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट, अब देखिए जो क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, कि बैक्टीरिया का जो संरचना है बहुत सिंपल है, बैक्टीरिया बहुत साधारण है,
लेकिन इनका व्यवहार बहुत कॉम्प्लेक्स है। जैसे कोई आदमी देखने में बहुत सीधा हो, अंदर से बहुत खतरनाक हो, वही कहानी बैक्टीरिया की होती है। ठीक है, प्रोटिस्टा की नहीं कहेंगे वो कहानी। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा में अंतर है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है और प्रोटिस्टा यूकैरियोट है। बैक्टीरिया के अंदर जानते हैं, प्रोकैरियोट में बहुत कम चीजें अंदर होती हैं, पता होना चाहिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में जमीन आसमान का अंतर है। ये अंदर से खोखली है, जान लीजिए, कुछ बहुत कम चीजें हैं। तो इसकी बॉडी जो बैक्टीरिया की होती है, जो कि प्रोकैरियोट है, तो बड़ी सिंपल है देखने में। आपको न्यूक्लियस मिल जाएगा अधूरा, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं मिलेंगे आपको राइबोसोम, आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीजें नहीं है। तो बॉडी बहुत सिंपल है, लेकिन बिहेवियर क्या है? बहुत कॉम्प्लेक्स है व्यवहार इनका। क्यों कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि इनके अंदर मेटाबॉलिज्म में डाइवर्सिटी होती है। ये कई तरीके से खाना बना सकते हैं, कई तरीके से। ठीक, इस लाइन को जरूर अंडर लिख लीजिएगा कि बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया में हाईएस्ट मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, हाईएस्ट मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मतलब भोजन बनाने के इनके पास कई तरीके हैं, कई तरीके से भोजन ले सकते हैं, बनाना नहीं, सॉरी, ले सकते हैं, बना भी लेते हैं, जरूरत पड़ने पर दूसरे से भोजन लेंगे भी। ठीक है, बनाने के दो तरीके हैं पौधे के पास भोजन बनाने का। एक तरीका केवल लाइट से, ठीक, ये केमिकल से भी फूड बना लेते हैं। तो कई तरीके इनके पास। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है स्टेटमेंट में आता है, इस चीज को आप टंग पे एकदम रटे रहिएगा। समझ में आया? वो चीजें ऐसी हैं जो माइंड, जो एकदम आपको हमेशा अप टू डेट रहना चाहिए, हमेशा याद रहना चाहिए वो चीजों को। ठीक है, हाईएस्ट मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का मतलब कई प्रकार की इनके अंदर क्या है, मेटाबॉलिज्म चलती हैं। जैसे ये ऑटोट्रॉफिक, इसका मतलब एक और है कि वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, कई तरीके का न्यूट्रिशन, पोषण है इनके अंदर, पोषण के कई प्रकार। कौन कौन सा? देखिए, पहला न्यूट्रिशन का टाइप है ऑटोट्रॉफ। बैक्टीरिया क्या है? ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉफ्स। अभी तक केवल आप लोग यही जान रहे होंगे कि बैक्टीरिया हमेशा बीमारी कराते हैं। नहीं, बैक्टीरिया फायदेमंद भी है, नुकसान भी है, और बैक्टीरिया खाना भी बना लेते हैं खुद। ठीक है, तो जो खाना बनाते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। अब ऑटोट्रॉफ्स में खाना दो तरीके से बनता है। अगर वो लाइट की मदद से भोजन बना रहे हैं, किससे? लाइट को लेकर के, तो उसको बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ। क्या है ये? फोटो ऑटोट्रॉफ। और अगर वो, क्योंकि देखिए भोजन बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, ऊर्जा, और एनर्जी या तो लाइट से मिल जाए या तो किसी केमिकल से मिल जाए। समझ में आया? या तो लाइट से एनर्जी, जैसे प्लांट एनर्जी लाइट से लेते हैं, बैक्टीरिया लाइट एनर्जी को भी लेके फूड बना सकता है और केमिकल एनर्जी को लेकर के। तो लाइट एनर्जी को लेके फूड बनाएगा तो उसको बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉफ, और केमिकल एनर्जी को तो कीमो ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया यही है। ठीक, इसमें क्या आएगा? पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। मतलब कहा जाए कौन से बैक्टीरिया भोजन बनाते हैं तो उनका नाम क्या है? सल्फर बैक्टीरिया। उसमें दो वैरायटी हैं, पर्पल और ग्रीन। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल कहां पढ़ेंगे? फोटोसिंथेसिस में। कुछ क्लू समझ लीजिए। बैक्टीरिया प्लांट दिन में भोजन बनाते हैं ना, लाइट चाहिए भोजन बनाने के लिए, ठीक, दिन में। क्या रात में भी भोजन बना सकते हैं? कोई भी चीज रात में भी भोजन बन सकता है, बिना लाइट में बनता है। आप कहीं चंद्रमा की लाइट छोड़ दीजिए, वैसे लाइट में अंधेरे में भोजन बनेगा। ये बैक्टीरिया के अंदर क्षमता होती है कि ये बैक्टीरिया लाइट एनर्जी को लेकर तो फूड बनाते हैं, अंधेरे में भी फूड बना लेते हैं। कैसे? एनर्जी चाहिए बस।
इंफ्रा रेडिएशन, हमारी अर्थ जो है धरती रात में क्या करती है, कुछ रेडिएशंस को रिलीज करती है। दिन में सनलाइट पड़ती है, दिन में धरती सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करती है और रात में वही जो है इंफ्रारेड रेडिएशन रिलीज करती है। इंफ्रारेड जानते हैं 3800 से लेकर के और 760 नैनोमीटर तक की लाइट क्या है विजुअल जो आती है। इसके नीचे वाली लाइट को अल्ट्रा वायलेट रेड और इसके आगे की लाइट को क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड 760 के ऊपर वाली वेवलेंथ, ठीक। तो रात में अर्थ आपकी ये रिलीज करती है, उसी लाइट को लेकर के बैक्टीरिया उसी एनर्जी को लेकर के फूड बना लेते हैं, ठीक। रात में फोटो खींचने के लिए इंफ्रारेड कैमरा आता है। इंफ्रारेड कैमरे अंधेरे में बिना फ्लैश के फोटो खींचता है ना, अंधेरे में बिना फ्लैश के फोटो खींचता है इंफ्रारेड कैमरा। तो क्या होता है, इंफ्रारेड रेडिएशंस को डिटेक्ट करता है वो। ऐसी बैक्टीरिया हैं, ये रात में भी भोजन बना सकते हैं, ठीक। कीमो ऑटोट्रॉफ कौन से होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो केमिकल एनर्जी को लेके भोजन बना रहे हैं। केमिकल एनर्जी क्या होती है, एटीपी। क्या होती है, एटीपी। कहां से बनती है एटीपी, बॉडी के अंदर बहुत सारी रिएक्शन चल रही हैं, उन रिएक्शन में एटीपी बन सकती है। तो ये एनर्जी, ये केमिकल एनर्जी यूज कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी को क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एक चैप्टर सिलेबस से हट गया है, मिनरल न्यूट्रिशन हटा है ना, उसी में नाइट्रोजन साइकिल एक टॉपिक है, नाइट्रोजन साइकिल, उसी में आप इसका जिक्र पढ़ते होंगे। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को अमोनिया में, नाइट्रेट में या नाइट्राइट में बदलते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है, नाइट्रोसोमिनास और नाइट्रोफोकस, ध्यान रखिएगा, ये तो ग्रुप का नाम है। एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमिनास और नाइट्रोफोकस। आ रहा समझ में, कुछ कम बच्चे होते जा रहे हैं भाई, देख रहे हैं हम, क्यों धीरे धीरे इंटरेस्ट कम होता चला जाएगा, देखिएगा अभी धीरे धीरे इंटरेस्ट हो जाता है कम, और जो लास्ट तक उस पेशेंस को मेंटेन कर ले जाता है वही आगे निकल जाता है। समझ में आया। तो कीमो ऑटोट्रॉफ ये बुक में लिखा हुआ है, केमिकल एनर्जी को लेकर के भोजन बनाते हैं बैक्टीरिया, कीमो ऑटोट्रॉफ एग्जाम्पल आपका हो गया। हेटेरोट्रॉफ क्या है, जो दूसरे से भोजन लेते हैं। कितने तरीके से भोजन ले सकते हैं, या तो वो पैरासाइट हो सकते हैं और या तो वो सैप्रोफाइट, ठीक है। पैरासाइट भी हो सकते हैं और परजीवी और मृतोपजीवी बैक्टीरिया भी होते हैं। एक तीसरा नहीं लिखा, सहजीवी, वो अलग से लिखा जाएगा, वो अलग कैटेगरी ही है उसकी, ठीक है। बैक्टीरिया होलोजोइक नहीं होता, एक आपने पढ़ा होगा होलोजोइक न्यूट्रिशन, पढ़ा है ना, 3 तरीके का हेटेरोट्रॉफ ये होता है। होलोजोइक का मतलब मुंह से भोजन लेना, तो बैक्टीरिया कभी मुंह से भोजन नहीं लेता है, एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिशन को, समझ में आया, एब्जॉर्ब करता है शरीर से। सबसे ज्यादा बैक्टीरिया कौन से होते हैं बताएंगे, सबसे ज्यादा बैक्टीरिया ये वाले कि ये वाले। क्वेश्चन आता है, मोस्ट बैक्टीरिया पैरासाइट हो सकते हैं कि सैप्रोफाइट की ऑटोट्रॉफ, सैप्रोफाइट। डिकम्पोजर्स बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स, इनके लिए नाम यूज किया जाता है डिकम्पोजर्स। तो ये मोस्ट कॉमन है, लिख लीजिएगा, सबसे ज्यादा मिलने वाले, सबसे ज्यादा बैक्टीरिया, ये इंपॉर्टेंट है, यही वाले होते हैं मृतोपजीवी बैक्टीरिया, ठीक। इसमें जानते हैं कौन कौन सा आएगा, दही वाला बैक्टीरिया यही होता है, एंटीबायोटिक बनाने वाला बैक्टीरिया यही होता है, माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर एक चैप्टर है, उसमें यही सब पढ़ते हैं, ठीक। ये हो गया जी, अब खत्म ये आर्की बैक्टीरिया।
कोई बताएगा क्या है आर्की बैक्टीरिया? थोड़ा बताइए। फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और नाइट्रोजन नहीं, ये नाइट्रोजन साइकिल में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और ये फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकते हैं। आर्की बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, ठीक है। वो वाला पढ़ लिया होगा, पुराना वाला भी जो पढ़ा दिए हम। हाँ, क्या करें? देखिए, कहा जाए सबसे ज्यादा प्रिमिटिव बैक्टीरिया कौन से हैं? यही हैं। इस धरती पर सबसे पहले कौन आया? बैक्टीरिया आए। कौन से बैक्टीरिया आए? ये वाले आर्की बैक्टीरिया, मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया। लिख लीजिएगा, मोस्ट प्रिमिटिव, सबसे प्राचीन बैक्टीरिया यही हैं। किस बैक्टीरिया ने सबसे पहले ऑक्सीजन रिलीज किया या फोटोसिंथेसिस किसने किया सबसे पहले? सबसे पहले फोटोसिंथेसिस किसने किया धरती पे? सहवाल ने नहीं किया था, उसके भी पहले अभी जो बताया था मैंने ना, पर्पल और ग्रीन, इन्होंने सबसे पहले फोटोसिंथेसिस किया था, भोजन बनाया था, लेकिन ऑक्सीजन रिलीज नहीं कराया था। समझ रहे ना? अभी जो बैक्टीरिया आप दो नाम देखे थे वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन। बैक्टीरिया ऑक्सीजन कभी रिलीज नहीं करता है। कौन सा वाला? अभी जो दो नाम पढ़ रहे थे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए पानी का प्रयोग करना चाहिए। पौधे पानी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तब क्या बनाते हैं? भोजन, और साथ में क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन कहां से आती है? वो ऑक्सीजन पानी से आती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन नहीं आती है, ध्यान रखिएगा। इसलिए बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में वो हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं, पानी का प्रयोग नहीं करते हैं। और क्या बनाएंगे? ग्लूकोज बनाएंगे और साथ में सल्फर रिलीज करेंगे। देखिए, हाँ, एक्सपेरिमेंट से प्रूफ है, सल्फर रिलीज करता है। पौधे यहाँ वाटर यूज कर करके ऑक्सीजन निकालते हैं, और बैक्टीरिया जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड लेते हैं और सल्फर। तो पहला जो बैक्टीरिया था इसने भोजन बनाया था, उसने ऑक्सीजन नहीं निकाला था। एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया ने ऑक्सीजन को रिलीज कराया था इस धरती पर। फर्स्ट ऑक्सीजनिक ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन को रिलीज कराया था, साइनोबैक्टीरिया, जो आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो ये मोस्ट प्रिमिटिव है, धरती पर सबसे पहले आए। दूसरी चीज क्या है? ये हार्श एनवायरमेंट में रहते हैं। कहाँ रहते हैं ये? हार्श एनवायरमेंट। हार्श जानते हैं क्या है? एकदम कठोर एनवायरमेंट, एकदम विपरीत एनवायरमेंट। जैसे टेम्परेचर बहुत हाई है, पीएच बहुत लो है, नमक कहीं बहुत ज्यादा है, सॉल्ट, ठीक है, कहीं प्रेशर बहुत ज्यादा है, हाँ, सलाइन, ऐसे जगहों पर रहते हैं। हार्श का मतलब वो हाई टेम्परेचर और हाई सॉल्ट अगर कहीं है, ठीक है, वहां रहते हैं। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? 3 कैटेगरी है इनकी। पहला कौन सा है? थर्मोएसिडोफाइल्स। दूसरा है हेलोफाइल्स, और थर्ड क्या है? मिथेनोजेंस। ये 3 प्रकार के आर्की बैक्टीरिया हैं। 3 प्रकार के हैं, ठीक है। थर्मोएसिडोफाइल 2 चीजें हैं, देखिए, थर्मो का मतलब टेम्परेचर, एसिडो का मतलब एसिडिक। ये बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर और लो पीएच में रहते हैं। एसिडिक का मतलब क्या है? लो पीएच, ठीक है। तो ये आपका हाई टेम्परेचर और लो पीएच में रहेगा। ये सब हार्श कंडीशन है, विपरीत परिस्थितियां हैं। एग्जाम्पल बता सकते हैं इसका?
हाँ, बुक में कोई एग्जाम्पल दिया है? कोई बात नहीं है, नहीं दिया तो रहने दीजिए। अब एग्जाम्पल हमको भी नहीं पता है, इसलिए तो पूछ रहे थे। बता दिया जाएगा। नाम स्लिप कर रहा है दरअसल में ना, इसका नाम जो है माइंड से स्लिप कर रहा है, इसलिए मैं आपसे किसी को जानकारी होती तो पता लगता। कोई बात नहीं है, पता लग जाएगा। देखिए, हेलोफाइल्स ऐसे बैक्टीरिया जो हाई सॉल्ट में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? हाई सॉल्ट। ये आपके हाई सॉल्ट, ठीक है, समझ में आया? ठीक। और ये मिथेनोजेंस कहाँ रहेगा? हाँ, मार्शी एरिया, दलदल वाला एरिया। ये आपको मार्शी एरिया में मिलेगा, मार्शी एरिया जहां पर दलदल होती है, ठीक है। और या तो आपको रूमिनेंट एनिमल, जो एनिमल रूमिनेंट होते हैं जैसे काव और बफेलो, ठीक, उनके स्टमक को बोलते हैं रूमिनेंट स्टमक। जो गाली जो करते हैं, जो हमेशा मुंह चलाते रहते हैं, रूमिनेंट एनिमल, तो उनके स्टमक में ये बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। तो इन रूमिनेंट एनिमल्स स्टमक में मिलेगा, ठीक, समझ में आया? एग्जाम्पल, मिथेनोबैक्टीरियम मिथेनोकोकस। बायोगैस में आप पढ़ते हैं, बायोगैस में, ठीक है, मिथेनोबैक्टीरियम और एक क्या है? मिथेनोकोकस। तो इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल है मिथेनोबैक्टीरियम और मिथेनोकोकस। इसका एग्जाम्पल थर्मस एक्वेटिकस। याद आ गया? थर्मस एक्वेटिकस। जो बैक्टीरिया कहाँ रहता है? हॉट स्प्रिंग, गर्म जल धाराओं में। ये ऐसे जगह रहते हैं जो क्या है? हॉट स्प्रिंग है, हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी के झरने, ठीक है, हॉट स्प्रिंग में। वहां पर ये बैक्टीरिया देखने को मिलेगा, थर्मस एक्वेटिकस, ठीक। अच्छा, कोई बताएंगे आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में क्या अंतर है? जो नॉर्मल बैक्टीरिया है और इनमें क्या अंतर है? क्या इनके अंदर ऐसा होता है जो इतना तगड़ा वाला टेम्परेचर झेल ले जाते हैं, पीएच को झेल ले जाते हैं? क्या इनके अंदर ऐसा है? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का डिफरेंस होता है, याद रखिए, ठीक है। मैं आगे लिख दे रहा हूं। जो आर्की बैक्टीरिया में क्या है? सेल वॉल, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है? स्पेशल टाइप की है, इनकी विशेष होती है, ठीक है, जो इनको विपरीत परिस्थितियों से बचाती है, प्रोटेक्ट करती है इन हार्श एनवायरनमेंट। क्या अंतर है सेल वॉल में? सेल वॉल, बैक्टीरिया की सेल वॉल म्यूरिन या पेप्टाइडोग्लाइकेन होती है ना, और वो क्या होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन? सेल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां बैक्टीरिया की पूरी स्ट्रक्चर समझेंगे, ठीक। इनकी सेल वॉल जो है वो सीडोपेप्टाइडोग्लाइकेन। क्या है? सीडोपेप्टाइडोग्लाइकेन। वो वाला पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं है। सीडो का मतलब फाल्स, थोड़ा सा डिफरेंस है। जो शुगर है और जो अमीनो एसिड है, दोनों को मिल करके क्या बनता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन। इनके शुगर और अमीनो एसिड में डिफरेंस होता है नॉर्मल बैक्टीरिया से, ठीक। सेल मेम्ब्रेन में क्या है? सेल मेम्ब्रेन में क्या खासियत है? लिपिड। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन किस चीज का बना होता है? पढ़ के आया करो, कोई बताता नहीं है, बड़ी दिक्कत है भाई। हाँ, एक लोग के बोलने से कुछ नहीं होता है, एक लोग के बोलने से कुछ थोड़ी ना होगा। सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन का बना होता है,
किसका? लिपिड और प्रोटीन। इनकी सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड है उसमें ब्रांचिंग बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है? तगड़ी वाली ब्रांचिंग। जैसे एक लिपिड है तो उसमें सीधा है लिपिड, देखिए लिपिड जानते हैं, केमिस्ट्री में लिपिड पढ़ेंगे, फैटी एसिड प्लस लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन विथ, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। और इनके जो लिपिड होते हैं उनमें क्या है? ये ब्रांचिंग है इस तरीके से। तो ब्रांचिंग होने की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा, लिपिड में इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें ईथर लिंकेज होती है और नॉर्मल बैक्टीरिया नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन में एस्टर लिंकेज होती है। ये अंतर होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो दो चीजों का डिफरेंस है, ब्रांच्ड लिपिड है विथ ईथर बॉन्ड, बस यही अंतर है, ठीक है। लिपिड में ब्रांचिंग है। आर्कीबैक्टीरिया फिनिश हो गया। कोई चीज समझना है और? हाँ, इसके बाद आएगा यू बैक्टीरिया, बताने जा रहे हैं, आइए देखिए। यू बैक्टीरिया वास्तविक बैक्टीरिया। यू का मतलब क्या होता है? ट्रू। जो यू लिखा हुआ है इसका मीनिंग EU, इसका मतलब क्या है? ट्रू, वास्तविक। रियल बैक्टीरिया यही हैं। आर्कीबैक्टीरिया तो स्पेशल वाले हैं, वास्तविक बैक्टीरिया जिसको हम ज्यादातर पढ़ेंगे वो ये वाले हैं, ठीक। इनमें कौन कौन से हो सकते हैं? तो इनमें कहेंगे आप वो फोटोसिंथेटिक वाले हो सकते हैं। कौन से वाले? खाना बनाने वाले भी हो सकते हैं, इनको आप कहते हैं ऑटोट्रॉफ, ठीक है। इनमें आप क्या चीज पढ़ेंगे? हेटेरोट्रॉफ भी हो सकते हैं। वही चीज तो है, या तो ऑटोट्रॉफ है स्वपोषी या फिर परपोषी है। इसको अभी मैंने बताया आपको जस्ट कि दो तरीके से बैक्टीरिया भोजन बना सकते हैं, लाइट को लेकर के और केमिकल एनर्जी को लेकर के। ये वाले दो कैटेगरी हैं, या तो वो पैरासाइट हो सकते हैं या सैप्रोफाइट हो सकते हैं, ठीक है। इसमें इन सबको डिटेल नहीं पढ़ना क्या, इसमें एक वो फोटोसिंथेटिक में एक चीज है साइनोबैक्टीरिया। अभी आपने पढ़ा कि सल्फर बैक्टीरिया भोजन बनाते हैं। कौन से वाले? सल्फर। साइनोबैक्टीरिया भी भोजन बनाते हैं, ठीक है। मतलब भोजन बनाने वालों में कौन कौन से बैक्टीरिया हो सकते हैं? तो आपने सल्फर वाले तो पढ़े थे अभी। सल्फर में दो कैटेगरी, पर्पल और ग्रीन वाला था, लेकिन साइनोबैक्टीरिया भी भोजन बनाते हैं। तो इसमें यही पढ़ना है, साइनोबैक्टीरिया। समझ में आया? इसका थोड़ा सा जिक्र किया गया है, लास्ट में कोई मतलब नहीं है, नीचे कोई मतलब नहीं है उसका। हाँ, इसी को बताने जा रहे हैं। बीजे डीजे सब यही है, हाँ ठीक, सब यही है। साइनोबैक्टीरिया, इसको देखिए, इसको क्या बोलते हैं? BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। पहले थोड़ा कंफ्यूजन ये था कि इसको एल्गी समझते थे। क्या समझते थे? एल्गी में पढ़ते थे इसको हम लोग, क्योंकि इसका रंग जो होता है हरा नीला, ठीक है, और लाल हो सकता है, पीला भी हो सकता है, ठीक, कई रंग के हो सकते हैं ये। तो इसको कहाँ पढ़ते थे हम लोग? एल्गी में, क्योंकि देखने में लगता है तो ये काई है। जैसे आपने काई देखा होगा ना पानी में, वैसे ये लगता है काई की तरीके से, तो इसको एल्गी समझते थे। इसलिए इसको अब भी ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। वास्तविक रूप से एल्गी नहीं है, ये क्या है? बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक सेल है। क्योंकि जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तब देखा गया इसका न्यूक्लियस तो क्या है? प्रिमिटिव वाला न्यूक्लियस है, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल वाला न्यूक्लियस होता है। तो इसको बैक्टीरिया में रखा गया, मुनरा में। पहले ये कहाँ था कोई बताएंगे? प्लांटी में था पहले। ये कहाँ था? प्लांट में पढ़ते थे एल्गी के साथ में, ठीक। लेकिन भले ही एल्गी कहते हैं, लेकिन एल्गी के कुछ फीचर हैं इसमें। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से ये बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है। एल्गी का कुछ लक्षण अभी मैं बता रहा हूं। तो एल्गी का लक्षण क्या यहां लिखेंगे? कैरेक्टर ऑफ एल्गी। एल्गी का या सिमिलरिटी क्या है इसकी?
सिमिलरिटी विथ एल्गी, एल्गी से क्या समानता है? पहला समानता, कलर जो है इसका एल्गी की तरीके से होता है, ठीक है। कलर जो इसका रंग है वो किससे मैच करता है? आपका एल्गी से। कलर कैसा हो सकता है? ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड हो सकता है, ठीक। हाँ, ब्राउन भी लिख लीजिएगा। दूसरा एक बड़ी चीज जो है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए वाला, जानते हैं बैक्टीरिया में क्लोरोफिल नहीं होता है, बैक्टीरिया में बैक्टीरिया क्लोरोफिल होता है। इसमें जो क्लोरोफिल है वो हरे पौधों की तरीके से, जो हरे पौधों में देखने को मिलता है। ए तो क्लोरोफिल ए एल्गी में मिलेगा या जितने ग्रीन प्लांट है उनमें। तो ग्रीन प्लांट से क्या समानता है इसकी? क्लोरोफिल ए इनके अंदर भी है, तो क्लोरोफिल ए मिलेगा। ये मेन चीज है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लोरोफिल ए हायर प्लांट, ग्रीन प्लांट में होता है, जो इसमें भी है। तो प्लांट से या एल्गी से दो समानता है, इसकी पौधों से दो समानता हो गया क्लोरोफिल ए, ठीक। रेड कलर, एक चीज होती है समुद्र का रंग लाल होता है, कुछ समुद्र लाल होते हैं देखने में। रेड, देखिए रेड टाइड और रेड सी अलग चीज है, ध्यान रखिएगा, दो अलग अलग वर्ड है। एक है रेड सी और एक है रेड टाइड, यही समझ लीजिए। एक वर्ड है रेड सी, ठीक है, और एक वर्ड होता है रेड टाइड। अक्सर पूछा जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों एक ही नहीं, अलग अलग है। दोनों में समुद्र का रंग लाल होता है, लेकिन कारण अलग अलग है। रेड सी जो होता है, यहां समुद्र का रंग लाल होता है, किसकी वजह से? साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से। बहुत सारी प्रकार की ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, जिसमें एक नाम है ट्राइकोडेस्मियम। उसका नाम क्या है? अभी आप ब्लू ग्रीन एल्गी पूरा डिटेल पढ़ेंगे, उसमें एग्जांपल पढ़ेंगे, तो एक नाम है ट्राइकोडेस्मियम, उसकी वजह से समुद्र का रंग लाल होता है। तो ये रेड सी किसकी वजह से होता है? ये ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से है, और उसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम। पूरा नाम है ट्राइकोडेस्मियम इरेथ्रियम। इरेथ्रो का मतलब रेड होता है, ठीक है, समझ में आया? ये हार्मफुल नहीं है, याद रखिएगा, नॉट हार्मफुल, नॉट हार्मफुल। ये जहरीली या ऐसा कुछ नुकसानदायक नहीं है। और लाल रंग परमानेंट होता है, जिस समुद्र का रंग लाल होता है उसका हमेशा ही लाल होता है। ऐसा नहीं है कि आज लाल है 4 महीने बाद वो कलर दूसरा हो जाएगा, नहीं, लाल है तो हमेशा बना रहेगा, परमानेंट होता है ये कलर, ये परमानेंट कलर है, समझ में आया? रेड टाइड का मतलब होता है लाल ज्वार। ज्वार भाटा आता है समुद्र में, लहरें, क्या वो परमानेंट लहरें रहती हैं? आती हैं चली जाती हैं, आती हैं चली जाती हैं, तो ये ज्वार भाटा की तरीके से रेड टाइड लाल रंग का होता है। ये भी, इसमें भी समुद्र लाल दिखता है, लेकिन टेम्परोरी होता है, परमानेंट कलर नहीं होता है। जब तक एल्गी की ग्रोथ रहेगी तब तक ही रहेगा, ठीक है। ये किसके कारण होता है? डायनोफ्लैजेलेट, इसका कारण है डायनोफ्लैजेलेट। डायनोफ्लैजेलेट अभी पढ़ेंगे आप, डायनोफ्लैजेलेट। और डायनोफ्लैजेलेट में ये क्या है? प्रोटिस्टा है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल क्या है? गोनालेक्स, GONYL AULAX, गोनालेक्स देख लीजिएगा, ठीक। इसकी वजह से रेड टाइड, समुद्र का रंग लाल इसमें भी होता है। ये टेम्परोरी है, ये कलर क्या है? टेम्पोरेरी कलर है, यहाँ रंग थोड़े समय के लिए रहता है। जब तक ये डायनोफ्लैजेलेट प्रोटिस्टा जब बहुत सारा ग्रो कर जाएगा, बहुत सारा, तो कलर कैसा दिखाई देगा? लाल। जैसे बरसात के मौसम में जमीन का रंग हरा हरा होने लगता है, तो क्या वो परमानेंट हरा रहता है? नहीं, जैसे बारिश खत्म, परमानेंट वो कलर फिर से वापस हो जाता है, काई खत्म हो जाती है, सेम वही समझिए। जब तक ये समुद्र में खूब ग्रोथ करेंगे तब तक तो कलर कैसा रहेगा? रेड। जैसी ग्रोथ खत्म तो कलर डाउन, टेम्परोरी कलर है ये,
ठीक। और ये टॉक्सिन, ये टॉक्सिक होते हैं, जहरीले, मछलियों को ये मार देते हैं, तो आदमियों को ये बेहोश कर देते हैं, टॉक्सिक केमिकल रिलीज करते हैं ये, समझ आया? ये दोनों में ये अंतर होता है। हाँ, तो दोनों के नाम इसका यही ध्यान रखना, ये किसकी वजह से और ये किसकी वजह से। टाइड को ध्यान रखेंगे, टाइड वही है, टाइड कभी कभी आता है, ठीक, तो इससे आप कंफ्यूजन नहीं करेंगे, टेम्पोररी है, टी फॉर टाइड, टी फॉर टेम्पोररी, ठीक है, परमानेंट चीज नहीं है। हाँ, टी फॉर टॉक्सिन भी है। तो देखिए आप पीछे आ जाइए, क्या पढ़ रहे थे, वापस पढ़ रहे थे हम लोग, हटा दें इसको। ये देखिए साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में बताइए, पहले एक चीज बताइए, साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर की मल्टी सेलुलर? अच्छा एक चीज छोड़िए, ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और मैराइन वाटर, दोनों में हो सकते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजें दिमाग में रखना थोड़ा कठिन हो जाता है, इसीलिए यहाँ कंफ्यूजन होता है, क्योंकि वो चीज जानते हैं हर जगह यूज हो रही है, कहां तक आप याद रखेंगे। तो फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं और मैराइन वाटर। और बताइए इसके बारे में। हाँ, यूनिसेलुलर हो सकते हैं और कॉलोनियल हो सकते। देखिए साइनोबैक्टीरिया कभी भी मल्टी सेलुलर नहीं होगा, क्योंकि ये है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया एक कोशिकीय हमेशा होता है, तो ये आपके एक कोशिकीय हो सकते हैं, यूनिसेलुलर। जैसे मान लीजिए अकेला है, ये सिंगल है, ठीक, ये समूह में रह सकते हैं, कॉलोनियल, ये देखिए ये सब इनके भाई बहन आ गए, सब ढेर सारे हो गए, कॉलोनी बना के रह रहे हैं, कॉलोनियल हो गए, ठीक है। और ये फिलामेंटस भी हो सकते हैं, फिलामेंटस का मतलब ये कॉलोनी ऐसे बना, ये देखिए ये चेन में हो गए, ये सारे क्या हो गए, चेन में जुड़ गए, फिलामेंटस। वॉलवॉक्स कॉलोनियल है, और वॉलवॉक्स साइनोबैक्टीरिया है, वो एल्गी है, वॉलवॉक्स ध्यान रखिएगा, ये नहीं है, वॉलवॉक्स एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, ठीक। तो इनके वैसे एग्जाम्पल कोई जरूरी नहीं है, अगर कहेंगे एग्जाम्पल क्या, स्पारुलिना, इसका एग्जाम्पल स्पारुलिना एल्गी है। जहाज में जब लोग जाते हैं तो किस एल्गी को लेके जाते हैं अपने साथ, वो एल्गी नहीं होती है, वो बैक्टीरिया ले जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया, उसका नाम क्या है, स्पारुलिना। और प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, जैसे अंडे में प्रोटीन होता है वैसे उसमें है, ठीक है, अच्छा खासा प्रोटीन है। स्पेस ट्रेवलर ले जाते हैं, साथ में ऑक्सीजन भी निकालता है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस भी करता है, ठीक। तो ऑक्सीजन कहाँ है, अब वो देखिए, क्योंकि वो ऑक्सीजन रिलीजिंग है, ऑक्सीजन को रिलीज कर सकता है, ठीक है, वाटर की मदद से उसमें फोटोसिंथेसिस होती है। तो इसका एग्जाम्पल चाहिए तो वैसे लिख लीजिए, स्पाइरुलिना, और इसका एग्जाम्पल है एनाबीना, एनाबीना। इसका एग्जाम्पल रखना जरूरी है, क्योंकि ये बुक में दिया है आपके, नॉस्टॉक, ये डायग्राम में उसने दिया है कि नॉस्टॉक इज द फिलामेंटस एल्गी, साफ साफ लिखा है, तो ये जरूर रखिएगा। एक होता है ऑसिलेटोरिया, वो भी यही है, फिलामेंटस, ठीक है। तो ये आपका फ्रेश वाटर हो गया। अब देखिए, हटा दें, साइनोबैक्टीरिया जो हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं, भोजन बनाते हैं। काम क्या है इनका, फंक्शन, तो फंक्शन में कहेंगे दो काम करते हैं, या तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, और बताएंगे नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, डायग्राम बुक में बना हुआ है एक, देखिए उस डायग्राम में ये चीज ध्यान रखिएगा, ये ठीक, कहा जाए कौन से बैक्टीरिया, कौन सा साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है, तो आंसर होगा फिलामेंटस वाला, केवल और केवल, ठीक, नॉस्टॉक। सभी फिलामेंटस में नहीं,
ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में एक एग्जांपल बुक ने दिया है कि एक बैक्टीरिया है जो धागे की तरीके से है, उसमें ढेर सारे सब एक एक सेल हैं, बाहर एक कवरिंग बनी होती है, उस कवरिंग को क्या बोलते हैं, म्यूसिलेजिनस। जैसे ये देखिए, मतलब एक चिपचिपा पदार्थ बाहर इसके होता है, चिपचिपा पदार्थ बाहर की साइड में, ये म्यूसिलेजिनस कवरिंग है। वे बता रहे हैं, एक मिनट, क्या कह रहे हैं बताइए ना। म्यूकोपॉलीसैकेराइड, लिपिड गलत हो जाएगा, म्यूकोपॉलीसैकेराइड है वो, वाटर रेजिस्टेंट है वो, वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर को रिपेल करता है ये, ठीक है। ये लिखिएगा किसका बना होता है, म्यूको पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड का बना होता, मेड बाय, मतलब पॉली, ये कार्बोहाइड्रेट का बना है, लिपिड का नहीं है। बीच बीच में आपको कुछ अलग तरीके की सेल दिखाई दे रही हैं, इनको बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट क्यों बोला जाता है हेटेरोसिस्ट, कोई बताएगा? हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, सबसे अलग। ये दो सेल सबसे अलग दिख रही हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हेटेरो। सिस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि सिस्ट एक ऐसी संरचना होती है जिसमें बाहर की तरफ एक हार्ड सेल वॉल होती है। तो ये हेटेरोसिस्ट में जो आपको ये सेल वॉल देख रहे हैं, ये इनकी भित्ति बहुत मोटी है, इनकी वॉल बहुत मोटी है, सिस्ट की तरीके से है, इसलिए हेटेरोसिस्ट है, ठीक। तो यहाँ ये थिक वॉल्ड होते हैं, कैसे होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन इन्हीं के अंदर होता है, हाँ, नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करते हैं, फिक्सेशन इन्हीं के अंदर है, ठीक है। ऑक्सीजन अंदर जाती है कि नहीं जाती है, ऑक्सीजन नहीं रहती है अंदर, ऑक्सीजन रहेगा तो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा, पता है ना। नाइट्रोजनेज एक एंजाइम होता है, वो काम नहीं करता है जब ऑक्सीजन रहती है तब। अब एक चीज नोट करिएगा कि हेटेरोसिस्ट नॉट प्रेजेंट इन ऑल साइनोबैक्टीरिया, सभी साइनोबैक्टीरिया में हेटेरोसिस्ट नहीं होता है। इसका मतलब सारे साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करते हैं, जिसमें होगा वही करेगा, ठीक है। हाँ, जिसमें होगा हेटेरोसिस्ट वही नाइट्रोजन को फिक्स करेगा। और कोई चीज दी हुई है, देखिए इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ लीजिए, और कुछ ऐसा दिया हो तो बताइए। नहीं दिया ना, चलिए आगे आगे देखिए, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हमको बताना नहीं है, ये थोड़ा ओवरली समझ लीजिए। इसमें वो बैक्टीरिया आएंगे जो पैरासाइट भी हो सकते हैं और सैप्रोफाइट हो सकते हैं। पैरासाइट का मतलब बीमारी करने वाले, बहुत सारी बीमारियां हैं, टाइफाइड है और कॉलरा है, ठीक है, ये सब जीवाणु जनित बीमारियां हैं, बुक में लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। पौधों में भी कुछ बीमारियां होती हैं बैक्टीरिया से, सिट्रस कैंकर डिजीज। सिट्रस कैंकर क्या है, जो नींबू का पत्ता होता है, नींबू का जो पत्ता होता है, लीफ, ठीक है, लीफ, वो क्या हो जाती है, ऐसे सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है, ये देखिए जैसे लगता है जल गया है, ठीक। सिट्रस कैंकर किसकी वजह से होता है, जैंथोमोनास सिट्राई, वहां बढ़ा लीजिएगा, यही चीज इंपॉर्टेंट है। सिट्रस कैंकर डिजीज कहाँ होती है, लेमन में, एन लेमन, किससे होती है, बाई जैंथोमोनास। बस इतना ध्यान रखिएगा, जैंथोमोनास बैक्टीरिया है ये, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया है ये, बताइए कि नहीं? अरे साइनो नहीं है, भले साइनो में पढ़, ये साइनो में नहीं पढ़ रहे हैं, साइनो खत्म, ये नॉर्मल बैक्टीरिया है, ये साइनो बैक्टीरिया नहीं है, ठीक, हाँ नॉर्मल वाला है। ये आपका पैरासिटिक बैक्टीरिया, जो बीमारी कराते हैं वो पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। और पेज पलटिए, उसको और कुछ दिया है, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन समझा दें हम, और कुछ नहीं होगा। देखिए रिप्रोडक्शन,
बताइए बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कितने तरीके से? दो, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। कौन सा सबसे ज्यादा? हाँ, एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टी सेलुलर में सबसे ज्यादा होता है। यूनिसेलुलर में चाहे जो भी हो, आप प्रोटिस्टा आगे पढ़ेंगे, उनमें भी एसेक्सुअल मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, हाँ एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो उच्च कोटि के पौधे और उच्च कोटि के जीव हैं, हायर एनिमल्स और हायर प्लांट्स, इनमें होता है। समझ में आ रहा है? एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे मछली से लेकर के कहां तक? स्तनधारी जीवों तक पढ़ेंगे। ठीक है, मैमल्स तक, वहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा होता है। इनवर्टिब्रेट में आ जाएंगे तो एसेक्सुअल है। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में होगा बाइनरी फिजन से। किससे होगा? बाइनरी फिजन। इसी से बाइनरी फिजन सबको पता है। बाइनरी फिजन और सब कई जगह पढ़ेंगे। अमीबा में ये द्विखंडन, क्या है ये? द्विखंडन कैसे होता? देखिए, ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर क्या है? ये न्यूक्लियस तो होता नहीं है, लेकिन मैं बना रहा हूं, ये डीएनए है। ठीक है, इसको जब बाइनरी फिजन करना होगा तो ये अपने डीएनए को क्या कर लेगा? दो कॉपी में रेडी कर लिया। डीएनए की दो कॉपी रेडी हो गई। इसकी बुक में बनाया गया डायग्राम, ये देखिए बुक में डायग्राम को बनाया गया है। ये डायग्राम ऐसे ही दे दिया जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा ये हो क्या रहा है? ये हो रहा है बाइनरी फिजन। एक बैक्टीरिया रहा होगा पहले, उससे दो बैक्टीरिया बन गए हैं, दोनों के अंदर, इसके अंदर अपना डीएनए, उसके अंदर अपना डीएनए, ये एक ही से दो बने हैं। ठीक है, तो बाइनरी फिजन में यही चीजें हैं। देखिए, एक से डायग्राम दो में कन्वर्ट हो गया। देखिए, इसके अंदर अपना डीएनए, इसके अंदर अपना। दो डीएनए कैसे आया? ये डीएनए डिवाइड किया था। यहां कोई माइटोसिस, कोई मियोसिस नहीं होती है, कोई G1 फेज, कोई G2 फेज नहीं आती है। पढ़ा ना सबने? G1 G2, अरे अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन नहीं है ये, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। ये डायरेक्ट सेल डिवीजन है, डायरेक्ट वाला, डायरेक्ट सेल डिवीजन। ठीक है, तो बाइनरी फिजन को लिख सकते हैं डायरेक्ट। अच्छा बताइए, सबसे साधारण सेल डिवीजन कौन सा है? सिंपलेस्ट सेल डिवीजन यही है, सबसे साधारण है। कुछ नहीं करना है, सीधे डीएनए की दो कॉपी रेडी करके बीच में से ये आधा हो जाएगा बस। कब होता है ये? अनफेवरेबल की फेवरेबल? फेवरेबल। ठीक है, अनफेवरेबल में बैक्टीरिया या तो स्पोर बनाएगा और या तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। ठीक, एसेक्सुअल ध्यान रखिए हमेशा अनुकूल परिस्थितियों में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ तीसरा मैं लिख दे रहा हूं। एसेक्सुअल में एक तरीका होता है स्पोर, और स्पोर क्या होते हैं? एंडोस्पोर। कौन सा स्पोर बनता है? अभी मैंने बताया एंडोस्पोर्स बनते हैं। ये भी कब बनेगा? ये बनेगा अनफेवरेबल में, ध्यान रखिएगा, अनफेवरेबल। तो इसका मतलब अगर कहा जाए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताइए फेवरेबल कंडीशन में होता है कि अनफेवरेबल, कि दोनों में होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, कि दोनों में होता है, तो बताएंगे? हाँ, कहीं माइंड में सेट कर लीजिए कि एसेक्सुअल दोनों में होता है, फेवरेबल में भी होता है और अनफेवरेबल। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा इसमें अनफेवरेबल में होता है, कभी ये फेवरेबल में नहीं होगा। ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा अलग बॉक्स बना के, बोथ इन फेवरेबल एंड अनफेवरेबल कंडीशन, दोनों में मिलेगा। ये आपका अनफेवरेबल है, वो फेवरेबल है। ऐसे फंजाई में भी पढ़ते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होगा? ये आपका अनफेवरेबल कंडीशन में मिलेगा, विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में इसको कहेंगे। बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी गैमीट नहीं बनते हैं, याद रखिएगा। जाइगोट नहीं बनता, ये भी ध्यान रखिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग जाइगोट पढ़ते हैं ना, स्पर्म ओवा, कुछ नहीं बनता ऐसा कुछ नहीं होता। नो गैमीट फॉर्मेशन, नो जाइगोट।
मतलब यहाँ पर नो गैमीट, कोई गैमीट नहीं बनेगा, नो जायगोट, तो कोई जायगोट नहीं बनेगा। तो क्यों होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? केवल अपने गैमीट, अपने डीएनए को, अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करने के लिए। ठीक, दो लोग हाथ क्यों मिलाते हैं? शेक हैंड करते हैं ना, शेक हैंड करते हैं ना, क्यों करते हैं? तो ये शेक हैंड है, समझिए। ठीक है, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया का हाल चाल लेता है। ये देखिए दो बैक्टीरिया हैं, इसके पास अपना डीएनए, इसके पास अपना डीएनए, ये अपने डीएनए की दूसरी कॉपी बनाएगा और यहाँ भेज देगा। इसके अंदर इसका भी डीएनए आ गया, तो डीएनए का क्या हो गया? कॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन। कॉन्जुगेशन नहीं, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन कह रहा हूं मैं, रिकॉम्बिनेशन, अदला बदली कर लिया। ठीक है, अरे वो बता रहे हैं ना, जो कह रहे हो मैं बता रहा हूँ, उसको अभी बताऊंगा। तो केवल जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान करने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो किसके लिए होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? ओनली फॉर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मतलब जीन की अदला बदली। ठीक, सबसे प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ है? यही, समझ में आया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टार्टिंग कह सकते हैं यही लोग किए थे, स्टार्टिंग बैक्टीरिया से ही, क्योंकि बैक्टीरिया आपके प्रोटोजोआ से भी पहले आए। ठीक, प्रोटिस्टा से भी पहले आए हैं। तो इनमें सबसे साधारण टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्हीं के अंदर है, सबसे सिंपल, सबसे प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कोई गैमीट नहीं बन रहा, कोई जायगोट नहीं बन रहा, एकदम साधारण वाला है। ठीक, लिख लीजिएगा, मोस्ट प्रिमिटिव या सिंपलेस्ट, सबसे साधारण वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे सिंपल हो ही नहीं सकता है, लेकिन बहुत कम होता है। बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कम। वो ज्यादातर क्या पसंद करते हैं? तो सेक्सुअल क्यों करते हैं? कारण जानते हैं क्या है? अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते तो आज नई नई वैरायटी के जो आपके दिख रहे हैं बैक्टीरिया, नई नई बैक्टीरिया दिख रहे हैं, नई नई बीमारियां आ रही हैं, वो नहीं आते। ठीक, बैक्टीरिया से वायरस में नया नया स्ट्रेन बनता ना, वैसे बैक्टीरिया में नया नया स्ट्रेन आता है, नए नए बैक्टीरिया डेवलप होते रहते हैं। कैसे? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके वेरिएशन आता है इसकी वजह से। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेक्सुअल। अब कितने तरीके से है? 3 तरीके से। इसके आप कहेंगे टाइप्स कितने होते हैं, तो टाइप्स देख लीजिए, दिया नहीं शॉर्ट फॉर्म में। टाइप 3 तरीके का है, कोई बताएगा तीनों टाइप? कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन। एक पहला है कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ करना नहीं, नाम याद रखिए बस। अभी मैं समझा देता हूं क्या होता है ये तीनों। ठीक है, कॉन्जुगेशन में क्या देखिए, जैसे मान लीजिए एक बैक्टीरिया है, ये दूसरा है, दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? एक ट्यूब बनेगा, बीच में ट्यूब, रास्ता बनेगा, इसका डीएनए यहां से इसमें चला जाएगा, हो गया कंजुगेशन। ठीक, ट्यूब के रास्ते डीएनए चला गया। ट्रांसडक्शन क्या होता है? ट्रांसडक्शन, एक बैक्टीरिया है, दूसरे में डीएनए जाना है, कैसे जाएगा? वायरस ले जाएगा। कौन ले जाएगा? वायरस। ठीक है, वायरस की मदद से जाएगा। आपने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ा ना 12th वाली बुक में? ग्रिफिथ वो यही है, ट्रांसडक्शन बताते हैं, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन, नहीं, वो ट्रांसफॉर्मेशन है, सॉरी, वो ये बताने जा रहे हैं, ये वाला ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक, ये वाला। तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन, एक बैक्टीरिया है, दूसरा है, इसका डीएनए यहां से यहां जाना, कैसे जाएगा? इन्वायरमेंट से होकर के। मतलब ना तो वो डायरेक्ट जाएगा, ना ही कोई वायरस ले जाएगा, अपने आप यहां से बाहर निकलेगा और बाहर से इसमें एंट्री ले लेगा। बाहर क्या है? बाहर है इन्वायरमेंट, वातावरण है बाहर।
तो इन्वायरमेंट के द्वारा जाता है, ठीक है। कोई जीव नहीं ले जाता है, कोई ट्यूब नहीं ले जाती है उसको। तो 3 तरीके से रिप्रोडक्शन है। बाकी देखिए बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर सेल वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, पूरा सेल वाले चैप्टर में इसकी स्ट्रक्चर को भी पढ़ा जाता है ना, कि इसमें प्लाज्मिड होता है, क्या काम होता है, ये सब नहीं दिया ना, प्लाज्मिड वगैरह। हाँ वहाँ दोनों में डिटेल पढ़ेंगे। और कुछ दिया देखो इसमें, माइकोप्लाज्मा समझ लीजिए। सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन सा है? स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटा जीव स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। चलिए बताइए सबसे छोटा जीव है कि नहीं है? हाँ है सबसे छोटा जीव। ये जीव कहेंगे तो जीव होता माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इससे भी छोटा वायरस है, वायरस इससे भी छोटा है, ठीक। लेकिन ये सबसे छोटा बैक्टीरिया कह सकते हैं आप, स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, या सबसे छोटी सेल भी कह सकते हैं, सबसे छोटा बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, और सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक सेल भी। लेकिन जीव नहीं कह सकते हैं, जीव कहेंगे तो जीव वायरस भी होते हैं, ठीक। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा। सेल वॉल नहीं होती है, सबसे बड़ी खासियत। साइज देखिए, साइज, इसी को पीपीएलओ बोलते हैं, पीपीएलओ यही है। पूरा नाम जानता है कोई? फ्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। कोई बताएंगे इसको ये क्यों कहा जाता है? इसको हम लोग पीपीएलओ क्यों कहते हैं? हाँ तुम बताओ, बताइए क्यों कहा जाता है? पीपीएलओ क्यों कहते हैं इसको? नाम में छिपा हुआ है सब कुछ। फ्लूरो का मतलब होता है जो अपनी स्ट्रक्चर को बदल सकता है, वो है प्लीरो। प्लीरो का मतलब मैनी होता है। प्लीरो का मतलब क्या होता है? मैनी, ठीक है, ढेर सारा। आपका ये माइकोप्लाज्मा कई तरीके के होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर बहुत सारी। निमोनिया लाइक का मतलब जो निमोनिया कॉज कराता है बैक्टीरिया, उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस, उसकी तरीके से है ये, ठीक है। तो सेल वॉल एब्सेंट होती है इसमें। साइज बता रहे थे, साइज कितना है? 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर। सेल वॉल नहीं है, बहुत विशेष खासियत की सेल वॉल नहीं है। सोचिए क्या होगा, मतलब किस जीव में सेल वॉल नहीं होती है, जीव में नहीं होती है। केवल अकेला एक ऐसा है जिसमें सेल वॉल ही नहीं है, ठीक है। तो सेल वॉल नहीं है तो बताएंगे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा इस पर? नहीं। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो हम लोग खाते हैं वो किसी बैक्टीरिया को कैसे मारता है? वो उसकी सेल वॉल पर जाके अटैक करता है और बैक्टीरिया मर जाता है। क्योंकि सेल वॉल ही नहीं है तो फिर किस पर अटैक करेगा? तो पेनिसिलिन का रेजिस्टेंट है, पेनिसिलिन का कोई फर्क नहीं पड़ता इस पर, क्योंकि सेल वॉल नहीं है। बाकी टेट्रासाइक्लिन से मर जाएंगे और एंटीबायोटिक से मर जाएंगे। तो लिखेंगे सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसलिए पेनिसिलिन रेजिस्टेंट है, ठीक। माइकोप्लाज्मा बुक में लिखा है एरोबिक कंडीशन में भी रहते हैं और एनारोबिक में भी रह सकते हैं। ऑक्सीजन नहीं है तब भी इनका काम चल जाएगा। मे लिव विदाउट ऑक्सीजन, मे लिव विदाउट ऑक्सीजन। इतना रटेंगे, देखिए रटने वाला बहुत चीजें हैं, ये ध्यान रखिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है। बिना ऑक्सीजन के ये जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। तो डुअल मोड है। और क्या है इसके बारे में बताएंगे? ये पैथोजेनिक टू द प्लांट्स और एनिमल, प्लांट्स और एनिमल में बीमारी कॉज कराते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, रटने की जरूरत नहीं, ये तो अंडरस्टूड है कि बैक्टीरिया है तो डिजीज कॉज कराएगा ही, ठीक है। कोई जरूरी नहीं डिजीज कॉज कराए, लेकिन ये कराता है। पैथोजेनिक लिख लीजिए बस आप, ये कैसे होते हैं पैथोजेनिक।
एक सबसे बड़ी चीज है, इनको जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। प्लांट किंगडम का जोकर है ये। जोकर क्या होते हैं? जो अपना वेशभूषा बदलते रहते हैं। ये अपनी वेशभूषा बदलता है, क्यों? क्योंकि सेल वॉल नहीं है, तो जैसे अमीबा है अपनी स्ट्रक्चर बदलता रहता है, वैसे ही अपनी शेप बदलता रहता है सेल वॉल ना होने की वजह से। इसीलिए प्लूरो बोलते हैं इसको। समझ में आया? और प्लांट किंगडम क्यों बोला गया बताइए? जोकर है, ठीक है, तो ये प्लांट किंगडम में थोड़ी ना है, ये तो मोनेरा में रखा गया है, तब क्यों प्लांट किंगडम लिखा इसमें? ठीक है, जोकर है, लेकिन ये प्लांट किंगडम का जोकर, जबकि ये तो मोनेरा है। पहले बैक्टीरिया को कहां रखा गया था? पहले बैक्टीरिया कहां थे? प्लांट में तो थे। तो पहले बैक्टीरिया प्लांट में थे, इस वजह से इसको प्लांट किंगडम का जोकर कहते हैं। ठीक है, अब तो मोनेरा में है सब। तो माइकोप्लाज्मा ही हो गया। आगे कौन सा है? और थोड़ा सा इसका क्वेश्चन ले लिया जाए, अंदर में आ जाइए चैप्टर पर। बहुत हो गया भाई, दरअसल में टाइमली फिनिश भी करना है, 5 लेक्चर में इसको फिनिश करना है। ठीक है, इसलिए मैं लास्ट में सोच रहा था बायोलॉजिकल देखिए, कोई बुक लेके आया करिए, वो वाली एग्जाम फिंगर टिप्स लाया करिए। जैसे जानते नहीं, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं इसमें बहुत। हाँ, किस पे बताएंगे? कौन सा लेवल बताएंगे? चलो 25 लेवल पर क्वेश्चन आया होगा तभी ना। अगर 25 में क्वेश्चन आया होगा तो मिलेगा। देखना, सफा चट है, मिला है। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। आपने जो पढ़ रखे हैं उस पर करिएगा केवल। ये बताना है आपको। असर्शन रीजन, प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट क्लासिकल सिस्टम। जितने भी क्लासिकल सिस्टम है, इसका मतलब समझ रहे हैं? जितने भी आपके सिस्टम हैं, 5 किंगडम, क्लासिक 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, ये कह रहा है कि प्लांट और एनिमल सभी में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपको 2 किंगडम सब में मिलेंगे। 2 किंगडम में भी प्लांट एनिमल पढ़ते हैं, 3 में भी है, 4 में भी है, 5 में भी। ये कांस्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा इसको। ठीक, लाइन सही है। ये दोनों किंगडम आपके 5 किंगडम तक रहते हैं। 2 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक रहते हैं? 5 तक रहते हैं। आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा ना? To the understanding of what groups organism are included under these kingdom have been changing, ये भी सही है। ये कह रहा है, ये लाइन बुक में है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप्स ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूडेड अंडर दीज किंगडम। मतलब ये 2 किंगडम जो आप पढ़ रहे हैं, इनके अंदर जो भी क्या है, इनके अंदर जो भी ग्रुप्स हैं। अब बताएंगे प्लांट में कौन कौन से ग्रुप हैं। तो प्लांट में क्या क्या रखा गया था? प्लांट में बैक्टीरिया थे उस समय, प्लांट में फंजाई थी उस समय, और क्या था प्लांट में? सारे प्लांट थे उस समय जिसके अंदर सेल वॉल थी, सबके सब प्लांट में थे ना, वो सारे ग्रुप प्लांट में थे। ठीक, एनिमल्स में कौन कौन से ग्रुप थे जिसमें सेल वॉल नहीं थी? सारे प्रोटोजोआ एनिमल्स में थे, और सारे प्रोटोजोआ, और सारे एनिमल्स थे। ठीक है, वो ग्रुप है। तो ये कह रहा है कि जो ग्रुप हैं, जो ऑर्गेनिज्म हैं, कहाँ थे ये? इन दोनों किंगडम के अंदर जो थे। हैव बीन चेंजिंग ओवर टाइम, ये धीरे धीरे समय के साथ साथ चेंज होते चले गए। अगर चेंज नहीं हुआ होता तो प्लांट किंगडम को डिवाइड करके फंजाई को अलग नहीं किया गया होता, और आपका कौन सा वाला है, मोनेरा को अलग नहीं किया गया होता। जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती चली गई, नॉलेज, वैसे वैसे क्या है, वो धीरे धीरे उनको अलग कर दिया गया। लिखा ना, अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ क्या होती गई, समय के साथ साथ बदलती गई। क्यों 2 किंगडम से 5 किंगडम क्यों आया? क्योंकि धीरे धीरे समझ विकसित हो गई, माइक्रोस्कोप आ गया धीरे धीरे। ठीक,
ये भी सही है, ये भी सही है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक, ये बताएंगे हाउ मेनी ऑफ गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट, कितने करेक्ट हैं। सभी बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक हैं, नहीं। बैक्टीरिया कैन ओनली सर्वाइव ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, नहीं, जिंदा पर भी बैक्टीरिया रहता है, डेड पर तो रहते सकते हैं जिंदा। ऑल बैक्टीरिया सराउंडेड बाय, ये सही है, लास्ट वाला सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, लास्ट वाला ही सही है, बाकी सब गलत हैं। कहाँ माइक्रोप्लाज्मा आ गया इसमें? और बैक्टीरियल सेल, हाँ तो ठीक है, तो बताएंगे नन का ऑप्शन है, नन का ऑप्शन भी है, नन भी है, नन भी है। एक मिनट देखिए, इसको थोड़ा सा फिर से समझिए, फिर से पढ़ लेते हैं। हाउ मैनी गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑल बैक्टीरियल सेल्स सराउंडेड बाय ए थिक पेप्टाइडोग्लाइकन सेल, नन। नन रहेगा क्योंकि माइक्रोप्लाज्मा आता है, वो एक्सेप्शन में है। ठीक है, उसको यहाँ फॉलो करना। अगर नन नहीं होता, मैंने ये ध्यान नहीं दिया था, इसलिए मैंने ये बता रहा था। ठीक, ये बताएंगे द मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, क्योंकि प्रोटिस्टा पढ़े नहीं लेकिन ये पढ़े हैं। विटिकर ने प्रोटिस्टा 5 क्लास से रिसेंबल ईच अदर इन, हाँ, मोनेरा और प्रोटिस्टा में क्या समानता है, क्या चीज सेम है दोनों में? यूनिसेलुलर, बाकी सब कुछ अलग है। दोनों में सेल टाइप में केवल समानता है। ठीक है, नंबर, नेचर ऑफ सेल वॉल से नहीं मतलब है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन उस सेल, ये भी नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, टेबल खोल लीजिए, टेबल में एक बार फिर से आप जाइए, उसने सेल टाइप क्या लिखा है, उसने प्रोकैरियोट लिखा गया होगा। देखिए, सेल टाइप का मतलब किस प्रकार की सेल है, प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है, इसका मतलब ये है। तो आंसर ये होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी प्रोकैरियोट है, प्रोटिस्टा की यू। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दोनों का सेलुलर है, दोनों में एक सेल होती है। रिजेंबल माने मैच करना, मैच करना, दोनों में क्या चीज ऐसी है जो अच्छा सॉरी, जो मैचिंग कर रही है, हाँ, जो मैचिंग कर रही है। ठीक, तो मैचिंग ये नहीं है। मैचिंग आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दोनों का सेम है, क्योंकि दोनों में एक सेल है। नेचर ऑफ सेल वॉल नहीं, अलग हो जाएगी। इसकी पेप्टाइडोग्लाइकेन, तो इसमें डिफरेंट टाइप की है, इसमें सेल वॉल कई टाइप की होती है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में दोनों में अंतर है, इसमें है नहीं है और इसमें है, सेकंड वाला सही है। तो सिमिलरिटी पूछ रहा था। ठीक है, आइडेंटिफाइड द करेक्ट स्टेटमेंट, पहला वाला सही है, दूसरा ब्लू ग्रीन एल्गी यूनिसेलुलर, हाँ और क्या, यूनिसेलुलर। माइकोप्लाज्मा आर ट्रू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा ट्रू बैक्टीरिया नहीं है, वास्तविक वाले नहीं है, एक्सेप्शन में है। ठीक, तो आपके फर्स्ट और बी। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, और इसने ये नहीं लिखा है कि कर सकता है कि नहीं, तो सेक्सुअली होता है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी सही है, 190 करेक्ट। समझ में आया? आर्की बैक्टीरिया सर्वाइव इन द हार्श एनवायरनमेंट, सही। आर्की बैक्टीरिया सेल हैज पेप्टाइडोग्लाइकेन, गलत। सीडोपेप्टाइडोग्लाइकेन, रुक जाइए, देखिए इसने लिखा है कि आर्की बैक्टीरिया के सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है, जो उसको हार्श एनवायरनमेंट से बचाता है। ठीक है, लेकिन वो पेप्टाइडोग्लाइकेन ये वाला नहीं होता है, वो दूसरा पेप्टाइडोग्लाइकेन है वो भी पेप्टाइडोग्लाइकेन है वो भी, लेकिन वो है सीडोपेप्टाइडोग्लाइकेन। हाँ, है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन ही ना, तो मान सकते हैं, इसीलिए इस पर रुक गए हैं कि वो ऐसा पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है जो क्या करता है, हार्श एनवायरनमेंट से बचाता है। दोनों सही है। बताएंगे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर ने दिया था। ठीक, इट वाज बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटी, ये भी सही है, नेचुरल एफिनिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म।
इट टेक अकाउंट नॉट ओनली द एक्सटर्नल, ये भी सही है। इंटरनल फीचर पूछा क्या है, ठीक। नॉट ओनली इट फीचर लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री आर आल्सो कंसिडर्ड इवोल्यूशन। इस ये लास्ट नहीं है, लास्ट नहीं है, इसमें एवोल्यूशन का ध्यान नहीं रखा गया है, एवोल्यूशन नहीं है, ठीक है। फाइलोजेनेटिक आया ना, नेचुरल के बाद कौन सा आया, फाइलोजेनेटिक, उसमें एवोल्यूशन का ध्यान रखा गया था। तो बस यही इसी का अंतर है। कितने सही है, 1 2 3 4 सही है, 4 वाला सही है, ठीक, समझ में आया, 4 सही है। ये बताएंगे डायग्राम आरबीसी का है, ब्लड इवेंट द शेप इजी टू स्ट्रक्चर पूछा क्या गया है, पूछा पढ़िए क्या लिखा है, द स्ट्रक्चर हाईलाइटेड इन द सर्कल, ठीक, ये शुड enable to identify the pathogen easily, pathogen among the RBC of the हमारी जो आरबीसी हैं, रेड ब्लड कार्पसल्स, उनके अंदर उनका डायग्राम है, आपके खून का डायग्राम है, ब्लड का है, ब्लड में आरबीसी होती है। बोल रहा है कि आरबीसी में ये पैथोजन टहल रहा है, कि आरबीसी के बीच बीच में दिखाई दे रहा है, इसको पहचान सकते हैं क्या, ये क्या हो सकता है, बताएंगे। ये ट्रिपाइनोसोमा, जानते हैं ये क्यों नहीं होगा, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम की स्ट्रक्चर ये नहीं होती है, ये स्पिंडल शेप एस, ये प्रोटोजोआ है, ये ट्रिपाइनोसोमा है, ठीक है, समझ में आया। जिससे क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस बीमारी होती है, स्लीपिंग सिकनेस। ये बताइए, किंगडम प्रोटिस्टा, लिंक बिटवीन द किंगडम फंजाई, ये मैं बताऊंगा जब प्रोटिस्टा पढ़ाऊंगा तब। इसका जानते हैं आंसर क्या है, ये बोल रहा है किंगडम प्रोटिस्टा अटलांटिस से भी मैच करता है, एनिमेलिया से भी मैच करता है, और फंजाई से भी मैच करता है। मतलब कौन 5 किंगडम आपने पढ़ा, 5 में कौन सा ऐसा किंगडम है जिसमें जो कई किंगडम से मैच करता है, उसका जुगाड़, उसका लिंक कई किंगडम से है। तो प्रोटिस्टा से इसका संबंध है, इसका मिलन कई किंगडम से है, दोस्ती कई किंगडम से है, तीनों से, देख रहे हैं कि वहीं पढ़िएगा। ऑर्गेनिज्म, ये बताइए, सोप बॉक्स, ये आगे पढ़ाएंगे, ये डाई एटम है, ठीक है, डाई एटम खत्म हो गया है। सेकंड पर आ जाएं, 2 मिनट देख लीजिए सेकंड पे। स्पोरोजोन्स आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं है, स्पोरोजोन्स वो है, प्लाज्मोडियम आगे है, हमको लग रहा है स्लाइम मोल्ड सब वही है। चलिए कल यहीं से चलेंगे, कल यहीं से चला जाएगा। और किसी कुछ पूछना हो तो बताइए, कल पढ़ना है प्रोटिस्टा, और अगले क्वेश्चन कराएंगे, अगले दिन फंजाई है, वायरस है, अभी कम से कम 3 दिन लगेगा। हाँ, पढ़ के आइए और जाके पढ़िए। हाँ हाँ बताइए क्या करें, जोर से बोलिए, किसका कह रहा है, हमको नहीं। येलो एल्गी नहीं है, कोई मतलब नहीं, ठीक है, कोई मतलब नहीं। ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, येलो एल्गी कहाँ पढ़ के तुम क्या करते हो, कोई मतलब नहीं। कभी क्वेश्चन आए हो तो बताइएगा, ठीक। जो चीज आपकी जरूरी है, जो आपके एनसीईआरटी में आपको 100% आना चाहिए, ठीक है, पढ़ के आइएगा। ओके।